गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताती हूँ हम किन किन बिंदुओं पे क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रूसो कौन थे, रूसो का सामाजिक सिद्धांत क्या था, उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया, फिर उनकी जिस प्राकृतिक अवस्था का रूसो ने वर्णन किया, सामाजिक समझौते के क्या कारण रहे, सामाजिक समझौते तथा राज्य का स्वरूप कैसा रहा, एवं रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषता की। तो हम देखेंगे कि हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है। या उनका उद्देश्य उनकी तरह व्यक्तिवाद एवं प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। इसके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित थे और वो चाहते थे कि अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज और राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचन करते हैं और उन्हीं के आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं। रूसो ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया। सबसे पहले जिस मनुष्य की रूसो बात करते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं, पहली है स्वार्थ और दूसरी परमार्थ, जो आपसी कश्मकश में रहती है। इस तनाव में वे चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है परंतु ये नहीं जानती कि शुभ कर्म होता क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेता है। विवेक ही वो चीज़ है जो कि अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है। इन तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण करते हैं। पहला अप्राकृतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्ध रहता है, जिसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। रूसो के अनुसार आदि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तनाव पैदा ही नहीं हुआ था, वह प्रसन्न था और संतुष्ट था। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय समझता है। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स और लॉक दोनों से भिन्न है। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर था अपितु कपटी भी था। दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना। इन दोनों से थोड़ा अलग हटकर रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानते हैं। अतः दोनों के विचारों को रूसो गलत मानते हुए आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष एवं स्वाभाविक रूप से अच्छा मानते हैं। रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। रूसो के विचार में समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है। यह मनुष्य को प्रफुल्लचित रखने वाला बाग नहीं बल्कि एक कैद है। इसलिए मनुष्य की इच्छा है कि वह एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो, जहाँ उसे स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के साथ समन्वय हो सके। अब हम बात करेंगे रूसो द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था की, स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता है। उसका जीवन लगभग पशुओं जैसा ही है। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता है। किसी व्यक्ति का कोई घर नहीं है, ना ही उसकी कोई संपत्ति है। मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी और परमार्थ की भावना के साथ उसमें सादगी से रहते हैं। मनुष्य एकांत में सुखी, बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। ना ही वो कोई वस्त्र धारण करता था, ना ही उसके पास कोई संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए कोई भाषा थी जो कि एक माध्यम का रूप ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त था। प्राकृतिक अवस्था की व्यक्ति के लिए रूसो उसे एक आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनैतिक नहीं हो सकती।
इसे न सद्गुण की अवस्था कहा जा सकता है, वह धोखाधड़ी और युद्ध की अवस्था बिल्कुल नहीं थी, और उच्च गुणों का दिग्दर्शन करता है। धोखाधड़ी करने वाली प्रवृत्ति अभी भी सादगी से जानी जाती है।